आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आज की बड़ी चर्चा, महायुद्ध चर्चा में मेरे साथ मेरी सहयोगी पायल शर्मा भी आज हमारे साथ है। इस वक्त की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें, बड़ी खबर के साथ आज की चर्चा जो है कहीं ना कहीं घमासान चर्चा शुरू करेंगे आज हम आपके साथ। देखिए, क्या हम मान सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर हमारी जो दुनिया है कहीं ना कहीं इसमें होने वाला है, जाने वाली है इस वक्त, क्योंकि जो तेहरान से लेकर तेल अवीव तक मची है जो तबाही है अब रुकने वाली है या नहीं, इस पूरे मामले में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पायल शर्मा और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। बदले में ईरान ने भी 400 मिसाइलें टांगी है इजराइल अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने जो ये मिशन है इसको नाम दिया गया है लियोन शेर, मतलब शेर की दहाड़। और इसी पूरी बातचीत में हमारे साथ अखिल जी जुड़ चुके हैं। जी, जुड़ेंगे आज हमारे साथ इस पूरे बातचीत को लेकर। पर आपको साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि पायल ने अभी बोला कि दुनिया में तबाही मचाने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं पायल अगर देखा जाए आज की जो चर्चा है अभी, जैसे कि आप जानते हैं पायल की दुनिया जानती है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुस्लिम कंट्री में इस तरीके के हमला जो है कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। क्योंकि आज इस महायुद्ध चर्चा के लिए हमारे साथ सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार और सीनियर एंकर अखिल जहांगीर आज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अखिल जी से जानेंगे कि क्या ये सिर्फ दो देशों की जंग है या पूरी दुनिया इस आग में झुलसने वाली है। अखिल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और आज की चर्चा में, खास चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितिका और पायल। और देखिए, इस प्रकार से आज जो इस्राइल के ऊपर अमेरिका और ईरान ने जो हमला किया है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कोई भी देश वो किसी भी कमजोर देश को अपने हिस्से में मिलाना चाहता है, क्योंकि हमेशा से कहावत आई है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति होता है वो अपने से, हालांकि ईरान कमजोर नहीं है लेकिन कमजोर पर हमला करते उसको अपने अंदर मिलाने का, या फिर तेल की बातें, या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इस पर तमाम तरह की बातें हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अखिल जी सही कहा, कमजोर देश, और ये जो आपने बात, एक कहावत कही, एक बात कही, एक दबदबा बनाने वाली बात है कहीं ना कहीं। ईरान का ये दुस्साहस माने अखिल जी या मजबूरी माने, क्योंकि अगर 400 मिसाइलें दागकर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है तो ये हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद अपनी साख बचाने के लिए ये क्या कोई छटपटाहट है या क्या माने इस पूरे बात को? देखिए, मैं आपको एक सीधे तौर पर बात बताता हूँ कि एक तरफ यह संदेश है कि तेहरान अभी भी सीधा जवाब देने की सैन्य क्षमता रखता है। जो क्षेत्रीय समीकरण है उनमें उनकी भूमिका नहीं है, यानी कि उनका जो अपना एरिया बचाने का, जो एरिया डोमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, और दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह जैसे सहयोगी संगठन उनके कमजोर पड़ने के बाद ईरान पर भी दबाव बढ़ा है। साथ ही साथ वह अपनी शाख, जिस प्रकार से इज्जत बचाने और प्रतिरोध यानी कि बदला लेने की जो छवि है उसको वो बनाए हुए हैं। और यानी यह कदम, अगर मैं आपको बताऊं कि ताकत दिखाने और रणनीति की मजबूरी दोनों का एक मिला जुला जोड़ देखा जा सकता है, मिश्रण हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें असली असर इस पर भी निर्भर करेगा कि आगे की जवाबी कार्रवाई कितनी की होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 400 मिसाइलें बात करें, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने इजराइल पर किया, तो जरूरी नहीं है कि आप ताकत दिखाओ, लेकिन बाहर के जो बच्चे हैं, आम नागरिक है, वो भी इन युद्ध में मरते हैं। इस युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं होने वाला। जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसमें तमाम लोग मारे गए, वहां की सैन्य जो सेना है वो भी कमजोर पड़ी, क्योंकि युद्ध किसी भी इसका हल नहीं होता। इस प्रकार से कहा जाता है कि कहावत है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो 100 साल पीछे चला जाता है। जी पायल जी, अखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो युद्ध होता है वो किसी भी बात का हल नहीं होता। लेकिन हम बात करेंगे इजराइल के हंटिंग मोड की, जैसे कि नसरल्लाह और हानिये के बाद अब क्या इजराइल का अगला टारगेट सीधे अयातुल्लाह खामेनेई है? क्या ये जंग नेताओं के खात्मे पर ही रुकेगी? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया था तो मादुरो की गिरफ्तारी हुई थी। सही कहा पायल आपने। मैं आपसे एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा पायल, जिस प्रकार से आपने बात करी हंटिंग मोड, ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि पहले हसन नसरल्लाह और इस्माइल हानिये के
जैसे कुछ नेताओं को निशाना बनाया गया, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है और जरूरी भी है कि क्या ये अगला लक्ष्य सीधे अली खामेनेई हो सकते हैं। और साथ ही साथ लेकिन हकीकत यह भी है कि किसी देश के सर्वोच्च नेता को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया जा सकता। अगर हम हमारे देश की भी बात करें या पाकिस्तान की भी बात करें, जैसे पाकिस्तान ने पीछे अभी 2-3 दिन पहले अफगानिस्तान पर हमला किया, साथ ही साथ क्योंकि हमेशा किसी न किसी तरीके से उन पर हमला होता है, साथ ही निशाना जब बनाया जाता है तो कौन है जो युद्ध की एक स्थिति है वो पैदा कर सकता है। चाहे हम बालाकोट में जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, एयर स्ट्राइक करी, तो तमाम तरह की बातें थी। खामेनेई केवल एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य जो उनकी सेना है तो राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र भी है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसी प्रकार नेता है, नागरिक है, उन पर हमला एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि आने वाले समय में वैश्विक संकट यानी कि अर्थव्यवस्थाओं का फर्क पड़ सकता है। क्योंकि तेल, अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो तेल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज के युग में गाड़ियां चलाने के लिए हम तेल अगर भारत में एक्सपोर्ट करता है तो बाहर से एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल। मैं आपको अगली बात में फिर बताऊँ, बिल्कुल बैंक की रणनीति आमतौर पर सैन्य ढांचे, कमांड नेटवर्क और प्रॉक्सी नेतृत्व को कमजोर करने की रही है। यानी कि इजराइल हमेशा से अपने जो सैन्य ढांचा है उसका जो कमांड नेटवर्क है वो हमेशा से उसका मजबूत रहा है, क्योंकि जो उनके पास डोम है, डोम से किसी भी मिसाइल का उनके देश पर असर नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ इजराइल हमेशा से मजबूत रहा है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी एजेंसियां हैं। देखिए जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा अखिल जी, और इस बीच एक नया चेहरा जो है हमेशा की तरह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कई बार देखने को मिल चुका है, कहते ना कूद फांद के कहीं ना कहीं आ जाते हैं। मैं बात यहाँ फिलहाल अमेरिका की कर रही हूँ। दोहरा चेहरा जो है वो सामने आया है। एक तरफ देखिए शांति की बात हो रही है, अपील करी जा रही है, और दूसरी तरफ इजराइल को हमले के लिए हथियार और इंटेलिजेंस दिए जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका जानबूझकर इसको कहते हैं ना युद्ध को भड़काना, आग में घी डालने वाला काम कर रहा है? आपको क्या लगता है अखिल जी, इस पे आपकी क्या राय है विभाग? जी बिल्कुल, मैं आपको रुचिका एक सीधे साफ तौर पर एक आम उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा कि जब दो आदमी एक रिश्ते में बंधे होते हैं तो तीसरा आदमी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हमेशा वो बिचौलियों का काम करता है। साथ ही साथ अमेरिका पर ये दोहरा चेहरे का कोई नया आरोप नहीं है, तभी एक तरफ तो सार्वजनिक शांति और संयम और कूटनीतिक समाधान निकालने की बात करता है, अपील करता है, लेकिन दूसरी तरफ है इजराइल के सैन्य मदद, हथियार और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देता है। क्योंकि अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ यूएस और इजराइल के बीच पिछले कई दशकों से पुराना राजनीतिक और रणनीतिक संघर्ष है। और अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को अपनी मध्य पूर्व नीति का हिस्सा भी मानता है। हमेशा वो इजराइल के सपोर्ट करता है, रक्षा समर्थन बताता है, लेकिन युद्ध भड़काने की उसकी कोशिश रहती है। कि जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण दिया कि बिचौलिए की भूमिका हमेशा निभाता है, इधर से भी लड़वा देगा, उधर से भी लड़वा देगा, फायदा खुद का बना जाएगा। बिल्कुल सही कहा अखिल जी आपने इस पे। पायल, मैं चाहूंगी कि आप अगला सवाल करें इस पूरे मुद्दे को लेकर। पायल, आपसे और मेरी काफी डिस्कशन हुई, जैसे कि अखिल जी भी अपनी एक इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने राय व्यक्त की। आप क्या करना चाहेंगे आगे सवाल? अखिल जी, आपको पता है कि इतने दिनों से अमेरिका ईरान को कोल्ड वॉर की धमकियां दे रहा था, कह रहा था कि हमला करेंगे, हम हमला करेंगे। इससे पहले वो अपने जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह थे वो भी इजराइल में तैनात कर चुका था, ईरान के पास तैनात कर चुका था, और ईरान भी लगातार कह रहा था कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर को निशाना बनाया तो क्या ईरान न्यूक्लियर बटन दबाने में इससे हिचकिचाएगा या नहीं हिचकिचाएगा? क्या दुनिया को रेडियो एक्टिव तबाही के लिए तैयार किया जा रहा है इस वक्त? जी देखिए पायल, मैं आपको ये बात अभी बताऊंगा। पहली बात इसमें है कि अब तक इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि ईरान है जो या फिर ईरान के पास ऑपरेशनल परमाणु हथियार मौजूद है। उसका दावा हमेशा से ये रहा है, उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि इजराइल इसे संभावित यानी कि आने वाले समय के लिए खतरा मानता है। अगर आप बात कर रहे हैं परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो दो अलग अलग जोखिम होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक तो सेना की प्रतिक्रिया क्या होगी कि ईरान पारंपरिक मिसाइल ड्रोन
जो उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए जवाब दे सकता है। और दूसरा है रेडियो एक्टिव, जो रिस्क है कि किसी सक्रिय परमाणु सुविधा पर बर्फबारी से जो रेडियो एक्टिव किरणें होती है उनका रिसाव हो सकता है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय पर्यावरण के लिए खतरनाक होगा। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम डाला था, उसके बाद आज भी वहां पर आज भी वो चीज होती जी बिल्कुल पैदा होते हैं। जो दंश आज तक जापान के जो दोनों राज्य है, दोनों स्टेट्स है, जो झेलते आ रहे हैं, ये अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर दोबारा होती है तो शायद इजराइल या ईरान में से एक देश इन सब चीजों से गुजर सकता है आने वाले कई सौ दशकों तक, कई सदियों तक, क्योंकि पर्यावरण का विनाश होगा। न्यूक्लियर बटन दबाना सिर्फ एक सेना का फैसला या सैन्य फैसला नहीं है, बल्कि ये कि वैश्विक तौर पर बात करें तो वैश्विक आत्मघाती कदम होगा। और ऐसा कदम जो इंटरनेशनल संबंध है, पूर्ण युद्ध और समझौते, यानी कि जो सेनाओं के बीच में, प्रतिक्रिया के बीच में जो बहुपक्षीय रणनीतियां बनाई जाती है, कूटनीतिक दबाव होते हैं, सीमित सैन्य रणनीतियां अपनाई जाती है, उनका प्रभाव पड़ेगा। यानी खतरा अगर देखा खतरा सबको है, लेकिन सीधे परमाणु हमले की संभावना अब भी आखिरी बेहद असाधारण विकल्प मान सकते हैं, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया इस पूरी चीज को, क्योंकि बटन दबाना कह सकते हैं ना पायल की कोई बच्चों का खेल नहीं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। मगर एक चीज आपने भी देखी है अखिल जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार है, अपडेटेड रहते हैं हर चीजों से, सऊदी और अरब देशों की ना इन चीजों में थोड़ी सी खामोशी देखी जा रही है। तो मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का दावा करने वाले जो देश है इस वक्त आखिरकार आपको क्या लगता है चुप क्यों बैठे? आखिरी 2 सवालों में आपसे जानना चाहेंगे, क्या वे अंदर ही अंदर ईरान की बर्बादी चाहते हैं या इजराइल से डरे हुए हैं? क्या मान सकते हैं इसको? देखिए, अगर साफ तौर पर अगर हम विश्लेषण करें तो सऊदी और कई अरब देशों की खामोशी में सिर्फ डर या साजिश की नजर से भी नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे कई इनके जो रणनीतिक कारण है वो हो सकते हैं, क्योंकि पहला, सऊदी अरब और ईरान दशकों से पिछले कई दशकों से एक प्रतियोगिता में रहे हैं, कंपटीशन में रहे, यमन, सीरिया और लेबनान जैसे मोर्चों पर। ऐसे में खुलकर ईरान के साथ खड़े होने में हिचकते हैं, हिचकिचाते हैं। उनको कई जगह ऐसी भी है कि जहां पर डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो हेल्प करते हैं वो तेल का होता है। ये कहा जाता है जो गल्फ कंट्रीज है उनके बारे में कि वहां पर पानी महंगा है लेकिन तेल सस्ता है। और सबसे बड़ी बात कि दूसरे जो कई खाड़ी देश है वो हाल के कई सालों में, पिछले सालों में इजराइल के साथ अपने जो रिश्ते हैं, अपनी जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ साथ सामान्य कर चुके हैं। अगर हम बात करें कि अब्राहम समझौते के बाद वो सीधे इस टकराव में या इस लड़ाई में नहीं आना चाहते हैं। तो तीसरी बात इसमें उनकी जो प्राथमिकता है वो सबसे बड़ी ये है कि इस समय आर्थिक स्थिरता, तेल बाजार और आंतरिक विकास है, और बड़ा युद्ध तेल कीमतों, निवेश और सुरक्षा संतुलन को गिरा सकता है। क्योंकि जब भी किसी भी देश के अंदर युद्ध होता है तो वहां पर अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, उसके बाद जो चीजें हैं वो आपकी नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अब उसमें ये बड़ी बात आई कि क्या वे ईरान की बर्बादी चाहते हैं, यह कहना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा सही ये है कि वे संतुलन और दूरी की नीति पर चल रहे हैं। क्योंकि कूटनीतिक रचना भी होती है, जिस प्रकार से चाणक्य नीति जिसे बोला जाता है, और मैं पूरी तरह समर्थन और मैं पूरी तरह खुला विरोध, यानी कि 50-50 में वो संभावित रख रहे हैं ताकि खुद को युद्ध की आग से वो बचा सके। चलिए चाहूंगी पायल एक आखिरी सवाल आज की चर्चा के लिए। तो अखिल जी, जैसा कि आपने बताया, किसी भी देश में जब युद्ध होता है तो उस देश की इकोनॉमी कमजोर हो जाती है। तो उसी से मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे युद्ध किया है, इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम बात करें हर्मुज जलडमरू मध्य, जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हर्म्यूज जो बंद हो गया है तो दुनिया का तेल रुक जाएगा। क्या भारत जैसे देश इस युद्ध की कीमत चुकाएंगे? क्या यहाँ पे पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा इस वक्त? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं कि अगर हर्मुज जलडमरू मध्य अगर बात की जाए उसकी, तो जो दुनिया के सबसे अहम, जहां से तेल का एक्सपोर्ट होता है, तो सबसे बड़े रास्तों में से एक है। और जो पूरे विश्व में कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है वो उसका जो बड़ा हिस्सा है वो इसी रास्ते से गुजरता है। और साथ ही साथ अगर ये पूरा रास्ता बंद होता है या भाई किसी न किसी तरीके से इसमें रुकावट आती है
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें हैं वो तेजी से उछल सकती है। जिस प्रकार से अगर हम पिछले के दिनों की बात करें तो सोने और चांदी के जो भाव थे बिल्कुल वो ऊंचे भी गए थे, लेकिन उसके बाद नीचे भी आए थे। लेकिन तेल एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। बिल्कुल रोजमर्रा जो यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात करें तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए कीमतों में उछाल का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, महंगाई और रुपए पर भी पड़ सकता है। इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर सीधे तौर पर हम बात करें तो वैश्विक बाजार में पूरे विश्व में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ जैसे कि बात ये भी सामने है कि 150 रुपए प्रति लीटर जैसी आशंका हो सकती है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपके कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगेगी, आपके कच्चा तेल अगर सही टाइम पे अगर आपके पास में एक्सपोर्ट नहीं होता है, इम्पोर्ट अगर आप फिर इसको आगे कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें कुछ अगर मैं बात करूँ तो कुछ कारक या कुछ कारण ऐसे भी है कि भारत के पास अपना SPR है, यानी कि पेट्रोलियम भंडार है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। सरकार टैक्स में कटौती, सब्सिडी जैसे कदम उठा सकती है अगर ऐसी बातें सामने आती है तो। और साथ ही साथ अगर ये जल बंधु मुद्दे अगर बाधित होता है, ये मार्ग बाधित होता है तो तेल सप्लाई को अन्य स्रोतों जैसे कि अगर हम बात करें रूस, अमेरिका से डाइवर्ट किया जा सकता है। यानी अगर सीधे साफ तौर पर जब बात बताऊं जी 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 ये खतरा वास्तविक है कि सीधे 150 रुपए जिससे कई राजनीतिक फैसलों पर बिल्कुल सही कहा पायल। जी, जैसा अखिल जी आपने बताया कि जो ये युद्ध चल रहा है इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक और युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन आपकी बातों से अखिल जी बिल्कुल साफ है कि आने वाले 48 घंटे पूरी मानवता के लिए निर्णायक होने वाले हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता, जी हाँ, जाने माने देश के जाने माने पत्रकार वरिष्ठ संवाददाता अखिल जांगीड़ आज हमारे साथ जुड़े थे, जिनके साथ चर्चा करके एक एक पॉइंट्स में उनके कह सकते हैं ना जिसको बोलते हैं दम था, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता जो है वो उसको उतार के रख दिया। उन्होंने जो बातचीत करी, क्यों पायल आपको क्या लगता है अखिल जी की चर्चा से जो चीजें स्पष्ट हुई हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत है? जैसे कि आपने बोला कि पिछले जो आने वाले 48 घंटे हैं मानवता के लिए कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकते हैं पायल। जी हाँ, ये निर्णायक इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया में दो युद्ध एक साथ चल रहे हैं। एक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, दूसरा इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, युद्ध चाहे कुछ भी हो हमेशा इंसानियत की हार होती है, क्योंकि युद्ध में एक देश का बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट करते हैं युद्ध। बिल्कुल सही कहा आपने रिसोर्सेज की, जैसे कि अखिल जी ने भी इस बारे में पूरी जो उनकी बातचीत में जो सार नजर आया कि खतरा जो है वो इकोनॉमी पर बहुत बड़ा पड़ेगा, और इस इकोनॉमी को खतरा करने का मतलब ये होता है कि आपकी पीढ़ियां उन चीजों को कहीं ना कहीं गुजरती हैं, भुगतती हैं। तो और रितिका जी, इस बात पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ईद आने वाली है, रमजान का महीना चल रहा है और ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, तो ये युद्ध ईरान के लिए और मानवता को शर्मसार करने वाला। मैंने शुरुआत में भी यही चीज कही थी कि मुस्लिम कंट्री है बिल्कुल, और रोजे नमाज का पाबंद जो एक त्योहार है ये जो चल रहा है, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल पायल सही कहा। तो देखिए वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बारूद की जो गंध है अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। क्या कूटनीति की मेज पर कोई समाधान निकलेगा या सिर्फ मिसाइलें ही बात करेंगी आपस में? छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा सोचिए उनके परिवार के बारे में। हमारी नजर में महायुद्ध की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो हम चाहेंगे कि पायल देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। मैं पायल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी रितिका पांडे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।